यानी प्रतिरक्षा। अगर हम बोले कि 10 बच्चों को अगर बारिश में भिगो देते हैं तो क्या 10 को सर्दी जुकाम हो जाएगा? नहीं। यानी जो एड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है सीधे सीधे। बहुत ही छोटी बीमारी आप पे हमला करेगी तो आपका शरीर अब उससे लड़ नहीं पाएगा। पहले तो बाहुबली बन के और कटप्पा का साथ मिलता था और उससे लड़ लेता था, लेकिन अब न कटप्पा आएगा न बाहुबली रहेगा, क्योंकि जो एड्स है वो अंदर से ही कटप्पा की तरह बाहुबली को मार दिया। कोई एड्स वाला बीमार व्यक्ति है, उसको वही इंजेक्शन लगाया है और वही इंजेक्शन लिया और आप में घोप दिया। तो ये क्या है? इससे आप में भी बीमारियां आ सकती हैं। तो यानी जब कभी बाल कटवाने जाए तो वहां पे देखें कि वो नया ब्लेड ले रहे हैं, लगा रहे हैं या नहीं, उस तरह पे अपने सैनिटाइजर लगा रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के जीव विज्ञान का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जो कि है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाले यौन संचारी रोग को हम लोग इस क्लास में बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं, और समझेंगे नहीं बल्कि इसको बहुत ही सरल भाषा में हम लोग याद भी करने वाले हैं। यानी यौन संचारी रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्स के द्वारा या फिर सेक्सुअल कनेक्शन के द्वारा जाते हैं, उसे हम लोग यौन संचारी रोग कहते हैं। और इस क्लास में हम लोग एड्स, सिफिलिस, हार्पिज यानी ऐसे रोग जो यौन संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और हम इसमें यह भी सीखेंगे कि इन रोगों से हम लोग कैसे आगे बच सकते हैं, यानी अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और हम लोग कैसे इस रोग से हम लोग प्रभावित होते हैं। इन सभी कारणों को और उपायों को हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से टोटल 5 नंबर के प्रश्न पूछता है कि यौन संचारी रोग क्या है, और यौन संचारी रोग में यानी एड्स के बारे में बताइए, सिफिलिस के बारे में निबंध लिखिए। तो आप लोग इस क्लास को देखने के बाद बहुत ही सरल तरीके से इन सभी चीजों को लिखने वाले हैं, और आशा करते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको यौन संचारी रोग के लिए दूसरी कोई क्लास ना देखनी पड़े। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास, जो कि है यौन संचारी रोग। यानी अब देखिए, यौन संचारी रोग बोलते किसे हैं? यानी ऐसे रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में या तो संभोग के द्वारा या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी किससे के द्वारा जाए? सेक्सुअल कनेक्ट, यानी सेक्सुअल कनेक्शन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता हो, उसे हम लोग यौन संचारी रोग कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति के यौन से दूसरे व्यक्ति के यौन के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश करे, तो इसे हम लोग यौन संचारी रोग कहते हैं। आगे भी देखते हैं किताबी भाषा। किताबी भाषा क्या है? तो अभी हम लोग समझते हैं यौन संचारी रोग, जिसे हम लोग बोल सकते हैं STDs, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ही बोलते हैं यौन संचारी रोग। बस इतना यहां से समझना है। अब आगे चलते हैं, आखिर होते क्या है। यौन संपर्क यानी मेल और फीमेल जब आपस में किसी बच्चे को जन्म देने के लिए संभोग करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग यौन संपर्क के मामले में रख सकते हैं। यानी सेक्सुअल कनेक्ट के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को यौन संचारी रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs कहते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंध के द्वारा ऐसे रोग ट्रांसफर होते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे यौन के द्वारा संचारण, यानी जा रहा है, क्या जा रहा है? रोग जा रहा है। देखो, यौन के द्वारा ऐसा रोग जा रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यौन संचारी रोग कहते हैं। बहुत ही सरल इसका भाषा है। इन्हें हम लोग रतिज रोग भी कहते हैं। यानी यौन संचारी रोग दे या फिर दे कि रतिज रोग के बारे में बताइए, तब भी आप यही लिखेंगे, रतिज रोग हो या फिर क्या हो? जनन मार्ग संक्रमण, यानी जन्म देने वाले मार्ग में क्या हो जाए? संक्रमण हो जाए। यानी आपका जो जन्म देने वाला मार्ग है, अब नर का लिंग हो या मादा का लिंग हो, उसमें अगर कोई संक्रमण फैलता है, और वो भी अगर क्या बोले यौन संचारी रोग से, तो हम लोग इसको बोलेंगे यौन संचारी रोग, और इसे हम लोग जनन मार्ग संक्रमण के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, भी कहा जाता है ये रोग बैक्टीरिया के वजह से, विषाणु के वजह से या कवक तथा प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। अब चलते हैं आगे। इसमें देखिए, अगर हम बोले कि कुछ यौन संचारी रोगों के नाम बताइए, तो
आप सीधे बताएंगे कि गोनोरिया, जी गोनोरिया तो नहीं सुने, एड्स सुने हम लोग। तो एड्स जो है वो चर्चित है, हम लोग एड्स का नाम सुने हैं अब तक, लेकिन इन बहुत सारे रोग हैं जो यौन संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग उनको देखने वाले हैं कि गोनोरिया, सिफिलिस, जननांग हार्पिज, जननांग मस्से और क्लेमाइडिया तथा HIV यानी एड्स। तो यह सभी एड्स के ही परिवार के बीमारियां हैं, यानी जितने भी यौन संचारी रोग हैं वो सभी एड्स के ही परिवार के हैं। लेकिन हम लोग जानते किसको हैं? बस एड्स को जानते हैं कि हाँ, एड्स जो है वो यौन संचारी रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल कनेक्शन के द्वारा फैलता है। बाकी एड्स ही नहीं बल्कि इसके परिवार के और भी बहुत सारे रोग हैं जो कि यौन संचारी रोग में आते हैं। अब चलते हैं हम लोग पहला ही पढ़ते हैं एड्स के बारे में। आपके बोर्ड एग्जाम में एड्स से जरूर 2-4 क्वेश्चन देखने के मिलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं एड्स आखिर है क्या। देखिए, एड्स जो है उसका अगर ना पूरा नाम बताएं तो होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पूरा नाम लिखिए। ए से हुआ एक्वायर्ड, क्या हुआ? एक्वायर्ड। आई से इम्यूनो, डी से हुआ डिफिशियंसी। डी से क्या हुआ? डिफिशियंसी। आपके बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड इंग्लिश से हो या फिर हिंदी से हो या फिर CBSE बोर्ड से हो, आपके अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आप में इंग्लिश भी दे देता है। तो इसलिए आप इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म जहां पे याद करना रहे, और हिंदी पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ए से हुआ एक्वायर्ड, आई से हुआ इम्यूनो, डी से हुआ डिफिशियंसी, एस से हुआ सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। हिंदी उतना नहीं पूछेगा लेकिन इंग्लिश वाला याद कर लीजिएगा। अभी परिभाषा देखते हैं, आखिर एड्स है क्या, इससे बच कैसे सकते हैं, आखिर ये कैसे हो जाता है लोगों को, आखिर हमको ना हो जाए इस बात में हम लोग कैसे सावधानी बरत सकते हैं। देखिए, एड्स एक विषाणु जनित रोग है। पहले ही पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एड्स जो है वो जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, आखिर कैसा रोग है? तो आप बोलेंगे कि एड्स जो है वह विषाणु जनित रोग है। हम क्लास में पढ़े हैं कि एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है। हमको बहकाने की कोशिश मत करिए उदाहरण में, यानी ऑप्शन में देके बहकाने की कोशिश मत करिए। एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है और यह HIV विषाणु द्वारा फैलता है। अब पूछ लेगा आपसे कि HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म लिखेंगे ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी HIV जो एड्स है वो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। अगर आपसे पूछे HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एड्स के ही वाहक विषाणु है यानी वायरस है के द्वारा फैलते हैं। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, अगर आपसे पूछे कि एड्स जो है हमारे शरीर में हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमको नुकसान कैसे पहुंचाता है? तो आप बताएंगे हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है जो कि बाहर से आने वाले बीमारियों से लड़ता है और हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन जो एड्स है वह आके हमारे शरीर में उसी प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, और अगर प्रतिरक्षा तंत्र में ही गड़बड़ी आ जाती है तो आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होने वाली है। यानी यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है? आपसे बोले इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून यानी प्रतिरक्षा। अगर हम बोले कि 10 बच्चों को अगर बारिश में भिगो देते हैं तो क्या 10 को सर्दी जुकाम हो जाएगा? नहीं। यानी मान लीजिए 2 को सर्दी जुकाम हो गया, 5 को सर्दी जुकाम हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो 5 थे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत था और जो 5 बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक था, इसलिए 5 को सर्दी हो गया और इन 5 को नहीं हुआ। यानी जो एड्स है वह हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, सीधे सीधे पर हमला करके उसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है, धीरे धीरे करके नष्ट कर देगा, जिस कारण शरीर में किसी भी सामान्य संक्रमण से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। बहुत ही छोटी बीमारी आप पे हमला करेगी तो आपका शरीर अब उससे लड़ नहीं पाएगा। पहले तो बाहुबली बन के और कटप्पा का साथ मिलता था और उससे लड़ लेता था, लेकिन अब न कटप्पा आएगा न बाहुबली रहेगा, क्योंकि जो एड्स है वो अंदर से ही कटप्पा की तरह बाहुबली को मार दिया। बाहुबली यानी प्रतिरक्षा तंत्र बाहरी जीवाणु तो लड़ रहा था, लेकिन जो एड्स है वो कटप्पा बन के और बाहुबली को मार दिया अंदर से, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को ही मार दिया। तो अब लड़ेगा कौन?
आगे चलते हैं। देखिए एड्स फैलने के मुख्य कारण कौन से हैं? आखिर एड्स फैलने के मुख्य कारण कौन से हैं? तो यह मुख्य बिंदुआं हैं, मुख्य बिंदुएं हैं कुछ, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध, अक्सर जो युवावस्था में लोग होते हैं वह असुरक्षित यौन संबंध के कारण एड्स जैसी बीमारियों को अपने अंदर हावी कर लेते हैं। जैसे संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना सुरक्षा के संबंध न बनाए, यानी ऐसे व्यक्ति जो पहले से इन सब बीमारियों से संक्रमित हैं उनके साथ आप संबंध मत ही बनाइए। ये सुरक्षा और अच्छा कुछ नहीं, मत बनाइए संबंध। अगर ज्यादा हो तो सुरक्षा का उपयोग करिए, और बहुत सारे उपकरण ऐसे मार्केट में उपलब्ध हैं जिनका आप उपयोग करके इस बीमारी से बच सकते हैं। संक्रमित सुई का उपयोग, यानी अगर कोई डॉक्टर है और ऐसा कर रहा है कि वही एक ही इंजेक्शन, डॉक्टर झटका की तरह एक ही इंजेक्शन ले रहा है, उसको भी लगा रहा है, उससे निकाल के उसको लगा रहा है वही इंजेक्शन, उसका सिरिंज नहीं बदल रहा है, तो ऐसे में वह बीमारी, अगर मान लीजिए कोई एड्स वाला बीमार व्यक्ति है, उसको वही इंजेक्शन लगाया है और वही इंजेक्शन लिया और आप में घोप दिया, तो ये क्या है? इससे आप में भी बीमारियां आ सकती हैं। तो यानी संक्रमित सुई का उपयोग, एक ही सुई को बार बार इस्तेमाल करना, खासकर ड्रग्स लेने वाले लोग इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते, जिससे कि एड्स जैसी बीमारी उनके ऊपर आ सकती है। संक्रमित मां से शिशु को, यानी अगर माता पिता में कोई ऐसे रोग होते हैं तो वह बच्चों में भी आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी माता को अगर एड्स है तो जरूरी नहीं कि उसके बच्चों में यह देखने के लिए मिले, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि नहीं देखने के लिए मिल सकता है। यानी गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चों को यह बीमारियां हो सकती हैं। संक्रमित रक्त चढ़ाने से, यानी आप जा रहे हैं, आप मान लीजिए कोई, आपको नहीं बोलेंगे, आप जा रहे हैं, चलिए आप ही को ले लेते हैं, आप जा रहे हैं कहीं बाइक से, मान लीजिए आप मतलब कोई घायल व्यक्ति मिल गया, उसको ब्लड की आवश्यकता है, आप गए उसको ब्लड डोनेट करने और उसको ब्लड डोनेट कर दिए और वो जिंदा हो गया, ठीक है, जिंदा था मतलब उठ गया। उसके बाद ये पता चला कि आपको एड्स था। अब क्या होगा? वो व्यक्ति, आपका ब्लड जो है वो उस व्यक्ति के खून में चला गया, अब तो वो जिंदा हो मतलब ठीक होने वाला था, लेकिन आपने उसको एक नई बीमारी दे दी, एड्स वाली। यानी अगर हमको एड्स है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यानी ब्लड डोनेट से भी बीमारियां जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती हैं। बिना जांच किया हुआ रक्त स्थानांतरण करने पर ऐसी बीमारियां जो हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती हैं। संक्रमित शल्य क्रिया और औजारों से, बिना ठीक से साफ किए गए सर्जिकल औजारों के इस्तेमाल से, यानी अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आप शेविंग कराने नाऊ के यहां जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि जो उस्तरा रहता है बाल वाल छीलने के लिए, ऑपरेशन वाला सामान छोड़ के हम बता रहे हैं, सिर्फ बाल वाल छीलने के लिए जो भी उस्तरा रहता है, उनका रेजर रहता है, उसमें अगर वो एक ही ब्लेड से दो लोगों को दूसरे का बाल बनाए और उसी ब्लेड से आपका बाल बनाने लगे, आप शीशे में देख रहे हैं, हाँ हमारा ये अच्छा कटा है, इधर का अच्छा कटा, इधर का अच्छा कटा है, और उधर वही वो ब्लेड निकाले और आपका लगे क्या बनाने, बाल बनाने लगे उसी ब्लेड से। तो इससे भी संक्रमित व्यक्ति से आप में आने की बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप जब कभी बाल कटवाने जाए तो वहां पे देखें कि वो ब्लेड, नया ब्लेड ले रहे हैं, लगा रहे हैं या नहीं, उस तरह पे अपने सैनिटाइजर लगा रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि सेक्सुअल ही आपके अंदर वो बीमारियां आए, पता चले इधर से बीमारियां आ गई, आप खामखा में बदनाम हुए जा रहे हैं कि आप एड्स के पेशेंट हैं। अब आगे चलते हैं कि एड्स के बाद ये दूसरी बीमारी कौन सी है, जो कि है आतशक, उपदंश और सिफिलिस। ये भी जो है एड्स के ही परिवार के बीमारियां हैं, तो इनको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एड्स न दे के ये भी आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से लिखने वाले हैं। देखिए यह जीवाणु जनित रोग है, जो वो विषाणु जनित रोग था। क्या एड्स जो था वो विषाणु जनित रोग था? किस विषाणु के कारण फैलता था? HIV। तो ये जो है यह जीवाणु जनित रोग है और ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। बचाव, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए, यानी संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूर ही रहें। फैलने का कारण संक्रमित माता से शिशु में आ सकता है और असुरक्षित यौन संबंध से भी होता है। 8 से 9 दिन के बाद लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। यह
बाह्य जननांग पे लक्षण क्या दिखेंगे, तो लाल रंग के दाने और नर हो या मादा हो, यानी नर और मादा में दोनों के जननांग पर लाल रंग के दाने देखने के लिए मिलते हैं। किस रोग में, यौन संचारी रोग के सिफिलिस वाले रोग में। जीवाणु कौन सा है, तो इसका जीवाणु जो है वो मस्तिष्क यकृत में चला जाता है। यकृत यानी लीवर, या तो मस्तिष्क में चला जाएगा या तो लीवर में, जिसके कारण हमारे शरीर को लकवा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे कारण लकवा हो सकता है। बहुत भयानक रोग है, तो खामा बदनाम मत होइएगा। यानी ये जो बोले ना रक्त स्थानांतरण और औजारों का इस्तेमाल, बल्कि इन सब चीजों से बचे रहिएगा, वाला खामा में बदनाम हो जाएंगे, इसे तो यौन संचारी रोग हुआ है। आगे चलते हैं। अभी लास्ट में ये भी पढ़ने वाले हैं कि इन सब चीजों से हम लोग कैसे बच सकते हैं। देखिए, जननिक हार्पिज क्या है, विषाणु जनित रोग है। किस विषाणु से, सिंप्लेक्स विषाणु के द्वारा फैलता है। लक्षण, बाह्य जननांग में सूजन आ जाती है और तथा सूजन के कारण दर्द होता है। अब चौथा पांचवा रोग है जनन अंगों के मस से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रोग है जनन अंगों के मस से। यह भी एक विषाणु जनित रोग है। किस विषाणु के कारण फैलता है, पैपिलोमा विषाणु, यानी पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। और इसके लक्षण क्या है, नुकीले मस से हो जाते हैं, आपके यौन पे नुकीले मस से निकल आते हैं। यकृत शोथ भी, ये भी एक रोग है जिसमें जो कि विषाणुओं के द्वारा फैलता है और संक्रमण इसका यकृत यानी लीवर पे दिखाई देता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आप इन संक्रमणों से कैसे बच सकते हैं, यानी आप क्या करेंगे ऐसा जिससे कि आपको एड्स और सिफिलिस जैसी यौन संचारी रोग न हो। तो इसे आप लोग देखिए, आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधन नियमों का पालन करें। यानी अगर आप इस नियमों का पालन करते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी यौन संचारी रोग यानी एड्स जैसी भी रोग देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला है किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ संबंध न रखें, यानी बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। पता नहीं कौन कैसा है, किसके अंदर कैसी बीमारियां हैं। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें, यानी ऐसे ऐसे सरकार ने उपकरण निकाल रखे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे उपकरण निकाल रखे हैं जिनसे कि हम लोग जिनका उपयोग करके इन सब चीजों से बच सकते हैं। अब यदि कोई आशंका है तो तुरंत प्रारंभिक जांच के लिए योग्य डॉक्टर से मिले। ये नहीं कि आप शर्मा रहे हैं कि ऐसा हमको ये रोग हो गया है, हम नहीं बताएंगे, यहां पे हुआ है। आपके चैप्टर में ये सब इसीलिए दिया गया है कि आप एजुकेट हो, आप इन सब चीजों के बारे में समझें, और जब समझेंगे तभी आप कहीं कोई भी बीमारी हो आप डॉक्टर के पास बिना हिचकिचाए बोल सकते हैं कि अगर यह चीजें हमारे चैप्टर में दी गई हैं तो यह गलत चीजें नहीं हो सकती। तो इससे समझदार बनिए और अपने जीवन में इन सब चीजों का उपयोग करिए। यानी यह आशंका होने पे आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से इसका सुझाव मांगिए और रोग का पता चलने पे पूरा इलाज कराएं। तो आशा करते हैं आज की ये क्लास आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। तो सीधे सीधे इस क्लास से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसे ऐसी और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।